नमस्कार। समय की व्यस्तता के कारण कुछ समय से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 की जो हेडलाइन है वो कहती है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, यानी सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। यानी कुछ लोगों ने मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की है और उस कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए कोई इंटेंशन आपस में बनाया है, तो उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनमें से किसी के भी द्वारा कोई बात कही जाती है, की जाती है, उस एम को हासिल करने के लिए जो उन्होंने बनाया था वो प्रत्येक कॉन्स्पिरेटर के विरुद्ध रिलेवेंट होती है। वह उसी प्रकार रिलेवेंट होती है उस कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए जिस प्रकार यह प्रूव करने के लिए रिलेवेंट होती है कि वह कॉन्स्पिरेटर उसकी पक्षकार था, उस कॉन्स्पिरेसी का पक्षकार था। हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले हम इसके सेक्शंस को देखते हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जहाँ की यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है। क्या कह रहा है यह विश्वास करने का रीजनेबल ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा होना चाहिए? रीजनेबल, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम कितनी पक्षकार होने चाहिए? कम से कम दो। अकेला व्यक्ति अपने साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। और किस बात की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ये लोग? किसी क्राइम को करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि भाई कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़ होती है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हम कहाँ जाते हैं? सेक्शन 120A इंडियन पीनल कोड में। वो क्या कहता है कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो अवैध तो नहीं है लेकिन उस कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। तो अवैध कार्य करने की सहमति प्रारंभ से ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन ऐसा कार्य जो भले ही अवैध तो नहीं है, भले ही वो कार्य वैध हो, लेकिन उसको अगर अवैध साधनों द्वारा करने के लिए आप सहमत होते हैं तो वह भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। क्राइम को करने की सहमति तो अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कोई ऐसा कार्य जो क्राइम नहीं है लेकिन उसको आप अवैध साधनों के द्वारा करते हैं तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को बिजनेस में डाउन करना चाहते हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं, किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जैसे ही आप अवैध साधन अपनाना शुरू कर देंगे तो फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या शर्त है? कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अकेला व्यक्ति अपने आप से कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। और उन कॉन्स्पिरेटर्स की सहमति किस कार्य के लिए होनी चाहिए? अवैध कार्य के लिए उनकी कंसेंट होनी चाहिए, या जो कार्य अवैध नहीं है उसको अवैध साधनों द्वारा करने के लिए उनकी सहमति होना चाहिए। तो क्या बात निकल के आई कि इस बात का रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए आपस में कॉन्स्पिरेसी की है। एक्शनेबल रॉन्ग क्या होता है? एक तो क्राइम, क्राइम आप जानते हैं सेक्शन 40 आईपीसी में आप जाएंगे तो क्राइम का मतलब क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल एनी अंडर लॉ इज क्राइम, यानी कोई भी कार्य या लोभ जो किसी लॉ के तहत पनिशेबल है, अपराध है। अब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और वहाँ उन सबके कॉमन इंटेंशन के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस समय के पश्चात जब उन्होंने यह इंटेंशन बनाया था, अपने मन में धारण किया था उन लोगों ने, उनमें से किसी एक ने भी अगर कोई कार्य किया, कहा, लिखा, कुछ भी किया
तो वो प्रत्येक व्यक्तियों के विरुद्ध साबित किया जाएगा, वो प्रत्येक व्यक्तियों के विरुद्ध रिलेवेंट होगा जितने भी व्यक्ति उस कॉन्स्पिरेसी की पार्टीज थे। तो आपको कॉमन इंटेंशन भी मालूम होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन के लिए आप कहाँ जाएंगे? सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 क्या कहता है? जब दो या अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए आपस में विचार विमर्श करके सहमति बनाते हैं तो वो कॉमन इंटेंशन कहलाता है। सेक्शन 34 आप देखिएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए अपने कॉमन इंटेंशन के अग्रसरण में कोई कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति उसके लिए इसी प्रकार लायबल होता है मानो अकेले ही उसने वो कार्य किया है। तो सेक्शन 34 देखेंगे आप कॉमन इंटेंशन के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी के पक्षकार हैं इसमें कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है? इसमें लागू हो रहा है एजेंसी का सिद्धांत। जैसे ही आप मिलकर कोई योजना बनाए, मिलकर आप कोई कॉन्स्पिरेसी की है तो एजेंसी निर्मित हो गई। यानी जब आपने कोई योजना बनाई है तो फिर आपकी ओर से कोई भी व्यक्ति वो कार्य करता है तो वो माना जाएगा आपका एजेंट, और आप भले ही उन कार्यों में शामिल ना रहे हों, आप वैसे ही लायबल होंगे जैसे एजेंट के कार्य के लिए मालिक लायबल होता है। तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो सेक्शन 10 बनाया गया है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से सफ़ेदपोश अपराधी जो होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के सामने नहीं आते, वो बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं, काम कुछ और लोग करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स दिया गया है कि कुछ लोग भाई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति योजना बनाता है, एक व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, एक व्यक्ति हथियार इकट्ठा करता है, एक व्यक्ति अखबारों में कुछ उसके लिए लिखता है, फैलाता है ना, लोगों को भड़काता है। तो वो सभी लोग जो कार्य करते हैं, और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पकड़ गया मिस्टर ए, तो उन सभी लोगों ने जो कार्य किए वो सारी बातें मिस्टर ए के विरुद्ध भी साबित की जाएंगी और सभी लोग उसके लिए लायबल होंगे। तो यहाँ एजेंसी का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सेक्शन 10 जब हम पढ़ते हैं तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये अक्सर बंद कमरों में बैठकर होती है, लोगों के सामने नहीं होती, इसलिए इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सेक्शन 10 में सामूहिक दायित्व के सिद्धांत को दिया गया है, जॉइंट लायबिलिटी। यानी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो फिर जितने भी लोग हैं जिन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी का आपका जो उद्देश्य था, जो एम था, उसको हासिल करने के लिए आपने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, उसके लिए फिर जितने भी लोग जो काम करते हैं वो सभी के कार्यों के लिए आप कॉन्स्पिरेटर्स जो होते हैं वो लायबल होते हैं। हो सकता है मिस्टर ए और बी ने मिलकर कोई योजना बनाई हो और ए कभी सी से मिला ही नहीं, लेकिन बी ने जाकर सी को भी योजना समझा दी, सी ने डी को बता दिया, डी ने ई को बता दिया कि भाई तुम ये कार्य, सबके कार्य अलग अलग बढ़ गए। हो सकता है वो लोग नहीं मिले हों, लेकिन उनका एम क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अब जैसे ही उनका एम है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का, तो फिर मिस्टर ए ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी उसमें वो शामिल हुआ था, तो बी सी डी ई एफ जी जितने भी लोग हैं उन सभी के कार्यों के लिए मिस्टर ए की भी जॉइंट लायबिलिटी बनती है। मान लीजिए दो लोग आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि भाई वो एक व्यक्ति हमारे खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ कोई जांच चल रही थी, उस जांच के बारे में जो जांच करने का अधिकारी है उसको कैसे भाई भटकाया जाए। तो वो लोग सहमत होते हैं, चलो उसको अपन कुछ रुपया दे देते हैं रिश्वत के तौर पर, और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर ली। बी ने जाके वो बात सी को बताई कि भाई हम लोगों का ऐसा ऐसा इरादा है, आप जाकर उसको पैसे दे दीजिए। अब वो सी उसको पैसे देने के लिए गया कि भैया इस जांच को दबा दो, तो ये तीनों लोग लायबल होंगे सी के कार्य के लिए, ये दोनों भी बराबर के लायबल होंगे। रिश्वत देने के अपराध का जितना सी लायबल है उतनी ही लायबिलिटी ए और बी की भी है। वो ये कहकर नहीं बच सकते कि भैया पैसे तो सी ने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ जॉइंट लायबिलिटी की बात आ जाती है। सेक्शन 10 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आर बनाम ब्लैक का केस आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट केस है आर वर्सेस ब्लैक का। तो इसमें मुख्य चीज़ आपकी क्या है
सबसे पहले रीजनेबल ग्राउंड हो आपके लिए इस बात का कि भैया इन्होंने षड्यंत्र किया है, इन्होंने कोई अपराध या एक्शनल रॉन्ग करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की है। इसके बाद कॉमन इंटेंशन बनाया है, इस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए फिर कुछ कार्य किए गए हैं, तो उन सब कार्यों के लिए कॉन्स्पिरेटर्स की बराबर की जिम्मेदारी है, भले ही वो उन सारे कार्यों में शामिल न रहा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।